जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसमें हम चैप्टर नंबर 12 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है फिज़िक्स का, उसमें जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डायइलेक्ट्रिक्स है। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, डायइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, डाई डाई का मतलब होता है ट्रू। तो इसके दो पोल्स होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम डायइलेक्ट्रिक रखा गया है। तो एक्चुअली ये कोई इंसुलेटिंग मीडियम होता है जो कि हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में यूज़ करना होता है। ठीक है। तो इस कोई भी डायइलेक्ट्रिक मीडियम हम जब भी रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो उससे जो कैपेसिटेंस होती है उसकी वो बढ़ जाती है। यानी कैपेसिटेंस का मतलब है कि एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी उस कैपेसिटर की वो बढ़ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और जो पोटेंशियल है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कम होते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो डायइलेक्ट्रिक्स होते हैं या कोई भी मीडियम हो, वो एक्चुअली एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो एक्चुअली एटम्स के अंदर जो है वो सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके उनके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की और पॉजिटिव चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से होती है कि जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है और जो इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर है वो सेम होता है, यानी वो कंसाइड कर रहा होता है। और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस जो है एटम के सेंटर में होता है। तो जब भी हम डायइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। यानी कैपेसिटर की एक प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरी प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और एंड होती हैं टू द स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट और एंड होती हैं एट द नेगेटिव प्लेट। तो ऑलरेडी इन प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेवलप होता है जब हम कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम या कोई भी डायइलेक्ट्रिक जो है वो हम रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो क्या होता है कि जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है वो उनको अट्रैक्ट करती है। ठीक है। और इस यहाँ पे आप जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही है। एक पॉजिटिव प्लेट है, राइट वाली प्लेट जो है नेगेटिव है। हमने इंसुलेटिंग मटेरियल को या डायइलेक्ट्रिक को हमने इसके इनके दरमियान में रखा है। तो इससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव प्लेट है वो उस डायइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को यानी नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी। तो पॉजिटिव प्लेट वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी लेयर बन जाएगी। ठीक है। और जो राइट साइड पे नेगेटिव प्लेट है वो उन मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उनको अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए इस नेगेटिव प्लेट वाली साइड पे पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर जो है बन जाएगी। तो तमाम जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स थे जिनका पहले सेंटर सेम था, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का भी और जो पॉजिटिव चार्जेस थे उनका सेंटर पहले सेम था, कंसाइड कर रहा था। अब पॉजिटिव चार्जेस हैं डायइलेक्ट्रिक मीडियम के वो एक साइड पे हो गए हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक साइड पे हो गए हैं। तो ड्यू टू द अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये एक डाइपोल की शेप में बन गए हैं कि अपने इनके सेंटर्स जो है वो अब कंसाइड नहीं कर रहे, वो डिफरेंट हो गए हैं। इन मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड पे हो गए हैं और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक साइड पे हो गए हैं। तो ये इसे हम कहते हैं कि डाइपोल बन गए हैं। यानी कि डाइपोल का मतलब है कि दो पोल्स। ठीक है। डाई का मतलब होता है टू। तो इसे हम कहते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे जाते हैं और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक साइड पे जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इनकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गई है। जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को या किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम को हम रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो हम कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गई है। इनके पोल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं और डाई पोल्स जो है वो बन गए हैं। तो डाई पोल क्या होते हैं? एक्चुअली ये डाई पोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिटली चार्ज चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डी होता है। ऐसे ही इसे हम कहते हैं कि ये डाईपोल है। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक जो भी इंसुलेटिंग मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं वो जब उसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगी और अलग अलग डाईपोल्स बन जाएंगे, तो आप देखें कि अब राइट साइड पे जिस साइड पे नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की, उस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर बन गई है, और जो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव प्लेट है उस साइड पे नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर बन गई है। इन दोनों इन जो दरमियान में डाईपोल्स हैं इनकी। तो क्या होगा कि पॉजिटिव राइट साइड पे जो पॉजिटिव लेयर्स है चार्जेस की, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स जो है स्टार्ट होंगी, और लेफ्ट साइड पे जो नेगेटिव लेयर बन गई है वहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो एंड होगी। तो इस तरीके से राइट वर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वो डेवलप हो जाएगा। नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वो डेवलप हो जाएगा। यानी जो पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू द अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, वो टुवर्ड्स राइट
था, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जो डाइपोल्स बन गए हैं उनकी वजह से जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो ये पहले वाले जो कैपेसिटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके कुछ पार्ट को कैंसिल आउट कर देगा, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो नया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर उसके कुछ पोर्शन को कैंसिल कर देगा, और बाकी जो नेट बचेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो उसकी वैल्यू जो होगी रिजल्टेंट वो कम होगी। तो इसका मतलब है कि जब भी हम डायलैक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी वैल्यू भी दोनों कम हो जाएंगी। तो लेकिन जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। आपने जो टॉपिक पढ़ा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसमें आपने पढ़ा है कि मैंने इसके मुतालिक जो पहले वीडियो है वो बना चुकी हूँ, और इसके वीडियो के एंड में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये इस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब हम कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे होते हैं, तो जब भी हम डायरेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसमें एक फैक्टर जो है इसके एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन आर का फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। चूँकि एप्सिलॉन आर जो है ऊपर है, बटे में ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक एप्सिलॉन आर को इंट्रोड्यूस करवाने से या जो डायरेक्ट्रिक मीडियम है उसको इंसर्ट करने से जो एनर्जी है कैपेसिटर की वो बढ़ जाती है, मतलब एनर्जी स्टोर करने की जो इसकी एबिलिटी है यानी जो कैपेसिटेंस है इसकी वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम डायरेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, और जो कैपेसिटेंस है और जो इसकी एनर्जी है इनके अंदर वो इसकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें आप जो है इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो ये आपको आई थिंक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और किस तरीके से इनकी जो है डाइपोल बनते हैं और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है डाइलेक्ट्रिक्स की। तो इसको इस टॉपिक को आप अच्छी तरह क्लियर कर लें। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाला, इससे मुतालिक हम वीडियो जो मैं बता चुकी हूँ आपको कि आप मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में है, कि जब भी हम कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं या डिस्चार्जिंग करते हैं तो किस तरीके से होती है। तो एक सर्किट है इलेक्ट्रिक आरसी सर्किट्स की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो वो एसी सर्किट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसी सर्किट जो है क्या होते हैं। ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर आर और सी और इंडक्टर एल जो है वो एक तीनों में से दो चीज़ें या एक चीज़ या तीनों चीज़ें मौजूद हों, तो वो उसे हम कहते हैं कि वो एसी सर्किट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर और सी यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये आर सी सर्किट है, ठीक है। इसमें आर आपको नजर आ रहा है, आर रेजिस्टेंस है, और सी जो है कैपेसिटर है, जहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू लिखा हुआ है ये कैपेसिटर है, और यहाँ पे एस लिखा हुआ है ये स्विच है। हम यहाँ पे बैटरी से ये आर और सी कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, और बैटरी के ऊपर वी नॉट पोटेंशियल है जो कि बैटरी सप्लाई कर रही है। तो जब भी हम स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच का टर्मिनल जो है वो एंड ए से कनेक्ट करेंगे, तो स्विच क्लोज हो जाएगा और इसके अंदर सर्किट के अंदर जो है करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया करंट फ्लो करना शुरू हो गया, और कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है। इसमें करंट जो है क्लॉकवाइज फॉर्म में फ्लो कर रहा है और कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है। कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो फ़ौरन से नहीं होती। ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता कि हम जैसे ही स्विच को ऑन करें तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाए, फ़ौरन से चार्जिंग कंप्लीट हो जाए, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो है चार्ज इसका इंक्रीज़ कर रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता चार्ज जो है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो रहा होता है। तो कितने टाइम में कैपेसिटर की चार्जिंग कंप्लीट होती है, ये टाइम जो है ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी के ऊपर। यानी जितना ज़्यादा आर और सी के प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटर की चार्जिंग होने कंप्लीट होने में, और जितनी कम आर और सी की वैल्यू होगी उतने कम टाइम में चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आर सी का जो प्रोडक्ट है इसकी यूनिट जो है एक्चुअली वो टाइम की यूनिट के इक्वल होती है, यानी आर सी इक्वल टू टाइम टी। ये हम नीचे जो है नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है इसके अंदर हम इसको प्रूव भी करेंगे कि किस तरीके से आर सी जो है वो टाइम के इक्वल है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे इतना ही बताऊंगी कि आर सी जो है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उस टाइम पे डिपेंड करता है जिस टाइम के अंदर चार्जिंग कंप्लीट होती है। तो ये जो कर्व है आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देखें चार्ज के और टाइम के दरमियान में ये ग्राफ है।
तो इनिशियली आप देख सकते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पर चार्ज क्यू की वैल्यू भी ज़ीरो है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम जो है इसका इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे चार्जिंग जो है इसकी बढ़ रही है, चार्ज जो है बढ़ रहा है। और स्टार्टिंग में जो चार्ज है क्यू उसकी कर्व जो है वो थोड़ी सर्कुलर सी फॉर्म में है, और जो चार्ज है मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसकी जो चार्ज वाली जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है ऊपर जाके। तो इसे हम कहते हैं कि ये इसकी जो है कौन सी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा उसको हम क्यू नॉट से शो कर रहे हैं। क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये एक्सप्रेशन आप कैपेसिटर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू सी वी नॉट। यहाँ पे जो चार्ज है इसका वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुँच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कर्व शो हो रही हैं जहाँ पे डिफरेंट आरसी की प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट की वैल्यूज़ हैं। नीचे वाली कर्व जो है वो उसके लिए आरसी की जो वैल्यू है वो लार्ज है, इसका मतलब है कि इसकी चार्जिंग कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। और जो ऊपर वाली कर्व है उसके लिए लिखा हुआ है स्मॉल आरसी, यानी इसके लिए जो है चार्जिंग है वो जल्दी कंप्लीट हो रही है। स्मॉल आरसी का मतलब है चार्जिंग कंप्लीट होने में कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये जो 0.63 क्यू नॉट है एक्चुअली ये टाइम कांस्टेंट है, यानी कि आरसी का जो प्रोडक्ट है एक्चुअली वो टी के इक्वल है, और ये इसे हम कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि इसमें आप यहाँ पे सारा आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो पर टी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो दोनों वैल्यूज को बता चुकी हूँ आपको। उसके बाद चार्ज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। उसके बाद ये नेक्स्ट जो बता रहे हैं कि चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कितनी जल्दी होती है या आहिस्ता होती है इसमें, या स्लो होती है या फास्ट होती है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। ठीक है, तो आर सी का जो प्रोडक्ट है वो टाइम के यूनिट के इक्वल है, इसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट, यानी जो इसका चार्ज क्यू नॉट है उसको हम 0.63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू का चार्ज गेन करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है इसमें ये शो हो रहा है 0.63 जो है इतने टाइम में जो है 0.63 क्यू नॉट चार्ज डिपॉजिट करने में जितना टाइम लगेगा वो इसका टाइम कांस्टेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग वाला सर्किट है जिसमें चार्ज है वो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और स्विच जो है इसका वो क्लोज है। तो अगर हमने इसकी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग करनी हो तो हम स्विच को ओपन कर देंगे। जो नीचे वाला सर्किट है इसमें आप देखेंगे स्विच को हमने एंड बी से कनेक्ट किया है, यहाँ पे स्विच जो है वो ओपन हो गया है। अब मज़ीद जो करंट फ्लो कर रहा था पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्कि इसका अब डिस्चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरो इससे ये शो हो रहा है कि जो करंट है इसका वो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये पहले वाला जो करंट था वो क्लॉकवाइज था, और अब वाला जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज में है, क्योंकि अब डिस्चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, और स्विच जो है वो इसमें ओपन है। तो डिस्चार्जिंग भी फ़ौरन से नहीं होगी, बल्कि इसमें भी टाइम लगेगा। तो इसमें भी जो टाइम है डिस्चार्जिंग का वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी पे। तो ऊपर वाली कर्व जो है वो ऊपर वाला जो ग्राफ है उससे ये शो हो रहा है कि आप देखेंगे कि टाइम टी के साथ चार्जिंग बढ़ रही है। तो जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी तो नीचे वाला जो ग्राफ होगा इसमें आप देखें कि चार्जिंग टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम थी, क्यू नॉट इक्वल टू सी वी नॉट थी। और उसके बाद जो चार्जिंग है कम होना शुरू हो गई है, हम कहते हैं कि डिस्चार्जिंग हो रही है। तो दो कर्व दिखाई हुई हैं यहाँ पे, जहाँ पे लार्ज आर सी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि डिस्चार्जिंग होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आर सी इक्वल टू टी जो है टाइम ज़्यादा ले रहा है इसमें। और जहाँ पे स्मॉल आर सी लिखा हुआ है स्मॉल टाइम लग रहा है, तो डिस्चार्जिंग जो है वो जल्दी कंप्लीट हो गई है, और ये कर्व जो है वो जल्दी एंड हो गई है। तो ये दोनों जो कर्व्स हैं ये और जो सर्किट डायग्राम्स हैं ये, आप जब टॉपिक अगर आपका आ जाता है क्वेश्चन पेपर में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग से मुतालिक, तो आपने ये दोनों जो सर्किट डायग्राम्स हैं ये भी और जो कर्व्स हैं ये भी आपने पेपर के अंदर लाजमी बनानी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये जो ग्राफ्स ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि एसी सर्किट्स क्या होते हैं। एसी सर्किट्स ऐसे ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटर रेजिस्टर या इंडक्टर इन इनमें से कोई कोई चीज़ या तीनों चीज़ें या दो चीज़ें मौजूद हों, दैट सर्किट्स आर कॉल्ड एसी सर्किट्स। ठीक है, तो इसमें हम देख चुके हैं कि आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि डिस्चार्जिंग किस तरीके से हो रही है और जो है चार्जिंग किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारा जो मैं लिखा हुआ है मैं बता चुकी हूँ आपको कि डिस्चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और चार्ज है क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट है, और ग्रेजुअली ये डिक्रीज हो रही है। तो जितना ज़्यादा आर सी की वैल्यू कम होगी उतनी जल्दी जो है वो सर्किट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एग्जांपल है इसकी 12.6, इसमें
टाइम कांस्टेंट को आर सी का जो है उसको हमने इक्वल टू आर सी प्रूव करना है। तो इसमें आप देखें कि इसका जो प्रूफ है स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द ओहम लॉ। ओहम लॉ वी इज इक्वल टू आई, से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप आई की जो वैल्यू है इसकी जगह पे करंट जो है दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी क्यू ओवर टी। तो आई की जगह पे हम क्यू ओवर टी पुट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से आप आर का एक्सप्रेशन निकाल लें वी टी ओवर क्यू, क्योंकि हमें जो हमने क्वेश्चन में उन्होंने कहा आर एंड सी को हमने इक्वल प्रूव करना है टी के, तो हमें आर का एक्सप्रेशन चाहिए और सी का चाहिए। तो यहाँ से हम पहले आर का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद जो सी का एक्सप्रेशन है उसको आप देखें कि क्यू इज इक्वल टू सी भी आप लोग जो कैपेसिटर वाला टॉपिक है उसके अंदर ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहाँ से आप सी का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो क्यू और वी आ रही है। अब आपके पास सी का और आर का दोनों का एक्सप्रेशन आ गया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आर इंटू सी। तो आर का जो एक्सप्रेशन है वी इंटू टी ओवर क्यू वो लिखेंगे, और जो सी का एक्सप्रेशन है क्यू ओवर वी वो लिखेंगे। यहाँ पे वी और वी दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्यू और क्यू भी कैंसिल आउट हो गए, तो खाली बाकी टी बचता है। तो इसका मतलब कि आर और सी का जो प्रोडक्ट है वो टाइम के इक्वल है। तो यहाँ पे आप आर की जो यूनिट है वो ओहम है, और सी की जो यूनिट है वो फैरड है, और टी की जो यूनिट है वो सेकंड है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि ओहम इंटू फैरड इक्वल टू सेकंड। तो ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपका दोनों फॉर्म्स में आ सकता है। हो सकता है आपसे ये कहें कि आप प्रूव करें कि आर सी इज इक्वल टू टी, या हो सकता है वो ये कहें कि आप प्रूव करें कि ओहम इंटू फैरड इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है। तो इसमें जो है आपने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, और ये जो उसमें टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह क्लियर कर लें स्टूडेंट्स। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी जो नई वीडियो आए फ़ौरन से आप तक पहुंच जाए। उसको आप लेक्चर को सुन के आप अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकें। ठीक है। अपनी वीडियो को जो है इसको सुन के इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इसको सुन के अपने जो टॉपिक है वो क्लियर कर लें। ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इसको आप बार बार पढ़ें, इसको इसको बुक से भी रीडिंग करें इसकी, ताकि अच्छी तरह आपको याद हो जाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।